हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, जीएस की हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड इस सिलेक्शन सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां से एग्जाम के अंदर हमको लगातार अभी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग टॉपिक वॉर्स एंड ट्रीटीज। ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने इसका क्रोनोलॉजी और फ्लो एक बार समझ लिया तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। इस सेशन में सिर्फ वॉर को याद नहीं करेंगे हम, बल्कि पूरी कहानी को महसूस भी करेंगे। कैसे यूरोपियन शक्तियां भारत में आई, कैसे व्यापार के बहाने उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करी और कैसे धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देकर ब्रिटिशर्स सबसे बड़ी ताकत बन गए। तो चलिए सेशन को शुरू करें। यहाँ पर फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज, आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इवन इस पूरी सीरीज के जो जीएस सिलेक्शन सीरीज है, इसके सभी वीडियो की PDF डाउनलोड करके एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का ऐसा जबरदस्त कोर्स मैंने आपको दिया है जो एग्जाम से पहले आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। अगर आप सीरियसली जीएस के अंदर अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करना है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को आपको कवर करना है, तो आप इस कोर्स को एनरोल करिए। आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगर आपने ले रखा है तो PDF एंड मॉक टेस्ट आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है, एनरोल करने का ऑप्शन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। यहाँ पर साथियों जो कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये उस दौर की है जब भारत को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी। उस समय भारत पूरी दुनिया के लिए व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। भारत के मसाले, टेक्सटाइल, सिल्क, इंडिगो और दूसरी कीमती चीजों की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। यही कारण था कि एक एक करके यूरोपियन शक्तियां भारत आने लगी। सबसे पहले पुर्तगालीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश और फिर आखिरी में फ्रेंच आए। लेकिन समस्या ये थी कि सबको भारत चाहिए था, और जब लालच एक ही चीज का हो तो संघर्ष होना तय था। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूरोपीय शक्तियों का प्रारंभिक संघर्ष, अर्ली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूरोपियन पावर्स। इसमें सबसे पहले बैटल हमको देखने को मिलती है बैटल ऑफ स्वाली। ये 1612 में हुई थी ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में। उस समय पुर्तगालीज भारत के समुद्री व्यापार पर काफी मजबूती पकड़ बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि भारत के समुद्रों पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार रहेगा। लेकिन तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एंट्री की और पुर्तगालीज को चुनौती देना शुरू कर दिया। 1612 में गुजरात के पास समुद्र में बैटल ऑफ स्वाली हुई। इस बैटल की बात करें तो ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा बदलने वाला मोमेंट भी था। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को पूरी तरीके से हरा दिया और यहीं से ब्रिटिश नेवल पावर तेजी से मजबूत होने लगी थी। अब ब्रिटिश समझ चुके थे कि अगर समुद्र पर कंट्रोल मिल गया तो व्यापार और राजनीति दोनों पर कब्जा किया जा सकता है। यही वह शुरुआत थी जहां से ब्रिटिश शक्ति भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसके बाद फिर होती है बैटल ऑफ कोलाचेल 1741 में। अब कहानी में यहां पर एंट्री होती है डच पावर की। डच भी भारत के मसालों और व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन दक्षिण भारत में उन्हें ऐसी हार मिली जिसे इतिहास आज तक याद रखता है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच सेना को सीधी चुनौती दी। 1741 में बैटल ऑफ कोलाचेल होती है और डच सेना को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। यह बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय शक्ति ने यूरोपियन ताकत को इतने बड़े स्तर पर हराया था। इस हार के बाद डच शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब भारत में असली मुकाबला ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच बसता जा रहा था। यानी भारत में यूरोपियन शक्तियों की रेस अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। आगे फिर होता है बैटल ऑफ बेदारा 1759 में। डचों ने आखिरी बार ब्रिटिश को रोकने की कोशिश की। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हुई, लेकिन इस बार भी ब्रिटिश ने डचों को हरा दिया। इस हार के बाद भारत में डच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगभग समाप्त हो गया। अगर आप ध्यान दें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देगा आपको कि पहले पुर्तगालीज कमजोर हुए, फिर डच कमजोर हुए और अब ब्रिटिश सबसे मजबूत बनते जा रहे थे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा दुश्मन बाकी था, जो था फ्रेंच। और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदिता, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। बात करें दोनों की तो दोनों सिर्फ व्यापार नहीं चाहते थे, बल्कि भारत की राजनीति और सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। और जब उनकी ग्लोबल दुश्मनी भारत पहुंची तो शुरू हुआ इतिहास का एक और सबसे बड़ा अध्याय, कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी भारत का असली मालिक बनने की। यहां पर सबसे पहले होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748 के बीच में। 1746 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर शुरू हुआ। अब पहली बार ब्रिटिश और फ्रेंच खुलकर भारत की धरती पर भिड़ गए थे। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बैटल ऑफ अद्यार सेंट थॉम। ये लड़ाई में फ्रेंच सेना ने अपनी ताकत दिखाई और भारतीय शासकों को पहली बार एहसास हुआ कि यूरोपियन सेनाएं कितनी आधुनिक और प्रशिक्षित थी। हालांकि यह युद्ध किसी स्पष्ट विजेता के बिना समाप्त हुआ, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी कि अब भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच की सीधी टक्कर होने वाली है। इस वॉर का जो एंड हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से 1748 में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली संघर्ष अभी भी बाकी था।
इसके बाद होता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54। लड़ाई जो थी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इस बार सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच ही नहीं बल्कि भारतीय नवाब और स्थानीय शासक जो रहे रूलर, वो भी इस संघर्ष में शामिल हो गए थे। दोनों यूरोपियन शक्तियां भारतीय राजाओं को सपोर्ट करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस युद्ध की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए घटना थी बैटल ऑफ अंबूर। ये बैटल हुई थी 1749 में। धीरे धीरे ब्रिटिश भारतीय राजनीति को समझने लगे और उन्होंने चालाकी से अपने सहयोगी बढ़ाना शुरू कर दिए। फ्रेंच भी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन ब्रिटिश रणनीति ज्यादा प्रभावी साबित हो रही थी। इस युद्ध का अंत होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 से। यहाँ पर साफ दिखाई देने लगा कि भारत में ब्रिटिश को धीरे धीरे अपर हैंड मिल रहा था। इसके बाद आता है थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763 के बीच में। ये वो समय था अंतिम फैसले का, भारत में राज कौन करेगा, ब्रिटिश या फिर फ्रेंच। तो 1756 में 1756 में थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू हुआ। यह 7 ईयर वॉर का इंडियन वर्जन भी माना जाता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ वांडीवॉश 1760 का। यहाँ पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर आयरकूट। ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। फ्रेंच अब समझ चुके थे कि भारत में ब्रिटिश शक्ति को रोकना लगभग असंभव हो गया है। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई और इसके साथ ही भारत में फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन समाप्त हो गई हैं। अब भारत में सबसे बड़ी यूरोपियन पावर बन चुके थे ब्रिटिश, और यही वो मोड़ था जहां से आगे चलकर प्लासी और बक्सर जैसी बड़ी लड़ाइयों का रास्ता तैयार हुआ। बेसिकली हम इंडियन हिस्ट्री के उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करने वाली कंपनी नहीं रही बल्कि इंडिया पर रूल करने वाली पावर भी बन चुकी थी। अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन गोल सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट कमाना था, लेकिन बंगाल की घटनाओं ने उन्हें इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बना दिया। यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है कि बंगाल उस समय इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस माना जाता था, मतलब सबसे ज्यादा अमीर। यहाँ से ब्रिटिश को पैसा, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर तीनों मिलने वाले थे। बैटल ऑफ प्लासी से पहले बंगाल का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से टेंशन से भरा हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश बंगाल में अपनी मिलिट्री पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे जबकि नवाब उन्हें रोकना चाहते थे। यानी वॉर शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हुए थे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में। 1756 में कलकत्ता में एक घटना हुई जिसे हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। हुआ यह था कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा किया तब कुछ ब्रिटिश प्रिजनर्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार दम घुटने से कुछ कैदियों की डेथ भी हो गई थी। हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियंस के बीच में इस घटना के आंकड़ों को लेकर डिबेट है, लेकिन ब्रिटिश ने इस घटना को अपने खिलाफ हुए अत्याचार के रूप में बहुत ज्यादा प्रचारित किया। यही घटना आगे चलकर ब्रिटिश और नवाब के बीच वॉर का सबसे बड़ा कारण बनी। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में एक ट्रीटी हुई जो कहलाई ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 में। इस ट्रीटी में नवाब ने ब्रिटिश को कुछ ट्रेडिंग राइट्स वापस दे दिए, लेकिन सच कहें तो सिर्फ स्टॉर्म से पहले की ये साइलेंस थी। बहुत बड़ा तूफान अभी भी आने वाला था। दोनों पक्ष जानते थे कि असली कॉन्फ्लिक्ट अभी बाकी है। इसके बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 का। 23 जून 1757 में इंडियन हिस्ट्री की डायरेक्शन बदलने वाला दिन आया। बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं लड़ा गया था, इसके पीछे कॉन्स्पिरेंसी, बिट्रेयल, पॉलिटिक्स, बहुत बड़ा खेल चल रहा था। ब्रिटिश ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। वॉर शुरू हुआ लेकिन मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया, यानी बैटल शुरू होने से पहले ही सिराजुद्दौला लगभग हार चुके थे। यही बिट्रेयल बैटल ऑफ प्लासी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना। एंड में सिराजुद्दौला हार गए और ब्रिटिश को बंगाल पर कंट्रोल मिल गया और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बन गई। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। प्लासी एक कॉन्स्पिरेंसी थी तो बक्सर असली मिलिट्री पावर का प्रदर्शन था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इस युद्ध में एक तरफ अकेले ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ 3 बड़ी इंडियन पावर एक साथ थी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। अब ये सिर्फ बंगाल का वॉर नहीं था, ये फैसला था कि इंडिया में रियल पावर किसकी होगी। बैटल हुआ और ब्रिटिश ने तीनों शक्तियों को हरा दिया। यहीं से इंडियन रूलर्स को एहसास हो गया कि ब्रिटिश अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। यह ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ये ट्रीटी के तहत ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, ओडिशा इनके दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार।
यानी अब ब्रिटिश सीधे इंडिया की जनता से टैक्स वसूल सकते थे। इसके अलावा इलाहाबाद और कोरा के डिस्ट्रिक्ट्स भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गए और यहीं से इंडिया में ब्रिटिश रूल की असली फाउंडेशन मजबूत हो गई। बेसिकली आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि प्लासी से ब्रिटिश की एंट्री हुई और बक्सर से उन्हें रियल कंट्रोल मिला। अभी तक की अगर यहाँ कंडीशन डिस्कस करें तो अब ब्रिटिश की पावर तेजी से बढ़ चुकी थी, बंगाल से उन्हें पैसा और रिसोर्सेस मिल चुके थे। अब उनकी नज़र साउथ इंडिया के पावरफुल मैसूर स्टेट पर थी, लेकिन वहाँ उनका सामना एक ऐसे फादर सन डुओ से होने वाला था जो ब्रिटिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। और यहीं से शुरू होता है एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। तो आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर को। यहाँ पर पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से 1769 के बीच में। अब पहली बार ब्रिटिश का सीधा मुकाबला मैसूर के पावरफुल रूलर हैदर अली से हुआ। हैदर अली एक बहुत ही स्किल्ड कमांडर थे। उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्न स्टाइल में तैयार करा हुआ था और ब्रिटिश को कड़ी टक्कर भी दी। 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ब्रिटिश को उम्मीद थी कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हैदर अली ने उन्हें शॉक दे दिया। आखिरकार 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ ये वॉर समाप्त हुआ। इस ट्रीटी में ब्रिटिश को बराबरी के स्तर पर एग्रीमेंट करना पड़ा था। यह ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी था। इसके बाद अब एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा डेंजरस हो चुका था। इस बार ब्रिटिश के सामने सिर्फ हैदर अली नहीं थे, बल्कि उनके बेटे टीपू सुल्तान भी थे। हैदर अली समझ चुके थे कि ब्रिटिश धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। 1780 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ। इस वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल थी बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781 में। यहाँ पर हैदर अली की सेना के सामने जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे सर आयरकूट। सर आयरकूट ने हैदर अली को बैटल में देखिए यहाँ पर कड़ी टक्कर दी और एक प्रकार से बढ़त हासिल करी। लेकिन वॉर यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ, संघर्ष लगातार चलता रहा और दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने वॉर की कमान संभाली। टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट रूलर थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक संघर्ष जारी रखा। आखिरकार 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये वॉर समाप्त हो जाता है। ये ब्रिटिश और किसी इंडियन पावर के बीच हुई आखिरी ऐसी ट्रीटी थी जिसमें ब्रिटिश को इक्वल टर्म्स पर समझौता करने पड़े थे, यानी अभी भी मैसूर पूरी तरीके से ब्रिटिश के सामने झुका नहीं था। इसके बाद होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 के बीच में। अब ब्रिटिश ने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बदल दी थी। वे समझ चुके थे कि अकेले टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने अलाइज तैयार किए। ब्रिटिश के साथ थे मराठास, हैदराबाद के निज़ाम। यानी अब मुकाबला था एक तरफ अकेले टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ ब्रिटिश और उसके अलाइज। 1790 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है। टीपू सुल्तान ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिश अलायंस बहुत ज़्यादा मजबूत साबित हुए। आखिरकार 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई। इस ट्रीटी के तहत टीपू सुल्तान को अपना लगभग आधा टेरिटरी ब्रिटिश और उनके अलायंस को देना पड़ा। इस युद्ध की सबसे इमोशनल घटना यह थी कि ट्रीटी की शर्तों के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को ब्रिटिश के पास हॉस्टेज के रूप में भेजना पड़ा। जब टीपू सुल्तान के छोटे बेटे ब्रिटिश कैंप में भेजे गए तो वो सीन पूरे इंडियन हिस्ट्री के सबसे भावुक पलों में से एक माना जाता है। इस वॉर के बाद मैसूर की शक्ति काफी कमजोर हो गई, लेकिन टीपू सुल्तान का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद आता है चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में 1799। समय बदल चुका था, फाइनल बैटल था। ब्रिटिश अब साउथ इंडिया में अपनी कंप्लीट डोमिनेंस स्थापित करना चाहते थे और उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे टीपू सुल्तान। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिश ने पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ में मैसूर पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी, लेकिन आखिरकार श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ही मैसूर की स्वतंत्र शक्ति लगभग समाप्त हो गई। अब साउथ इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रोल पूरी तरीके से स्थापित हो गया था और यही विक्ट्री आगे चलकर पूरे इंडिया पर ब्रिटिश एम्पायर की सबसे मजबूत फाउंडेशन बनी। अब तक ब्रिटिश ने बंगाल और मैसूर जैसे बड़े क्षेत्रों में अपनी पावर मजबूत कर ली थी, लेकिन पूरे इंडिया पर कंट्रोल करने के रास्ते में अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत बाकी थी, जो कि मराठास। शुरू होने वाला था वो संघर्ष जिसने इंडिया की आखिरी बड़ी इंडियन पावर को भी कमजोर कर दिया, एंग्लो मराठा वॉर्स। मुगल एम्पायर के कमजोर होने के बाद मराठास इंडिया की सबसे पावरफुल इंडियन फोर्स बन चुके थे। उनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। ब्रिटिश जानते थे कि अगर पूरे इंडिया पर रूल करना है तो मराठास को हराना बहुत ही जरूरी होगा और यहीं से शुरू हो जाता है एंग्लो मराठा वॉर। सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से लेकर 1782 के बीच में। इस वॉर की शुरुआत हुई ट्रीटी ऑफ सूरत से। ब्रिटिश ने
रघुनाथ राव को सपोर्ट करने के लिए ये ट्रीटी की थी। इसके बदले ब्रिटिश को कुछ टेरिटरीज मिलने वाली थी, लेकिन मराठा इतने आसान नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दी। वॉर लंबे समय तक चलता रहा और आखिरकार दोनों पक्ष थक चुके थे। तब मराठा लीडर महादजी शिंदे ने मीडिएशन की भूमिका निभाई। इसके बाद 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। इस ट्रीटी के बाद कुछ समय के लिए ब्रिटिश और मराठास के बीच में पीस स्थापित हो गया था, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। समय निकला और फिर आता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। 1803 से 1805 तक चलता है। अब ब्रिटिश पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। इस बार उन्होंने मराठा पॉलिटिक्स का फायदा उठाया। इस वॉर का सबसे बड़ा कॉज था ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो कि 1802 में हुआ। इस ट्रीटी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश की प्रोटेक्शन स्वीकार कर ली, लेकिन बाकी मराठा चीफ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको लगा कि पेशवा ने मराठाओं की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के हाथों में दे दी, और यहीं से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने अलग अलग मराठा लीडर्स को हराया और संधियां करी। भोसले के साथ हुई ट्रीटी ऑफ देवगांव, सिंधिया के साथ हुई ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव और आखिर में होलकर के साथ हुई ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। इन संधियों ने मराठाओं की मिलिट्री पावर को काफी कमजोर कर दिया। इसके बाद आता है तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। 1817 से 1818 के बीच में चलता है। अब अंग्रेजों का एकमात्र मकसद था मराठा पावर को पूरी तरीके से खत्म करना। वॉर शुरू होने से पहले ब्रिटिश और पेशवा के बीच ट्रीटी ऑफ पूना हुई, लेकिन जल्दी ही संघर्ष शुरू हो गया था। ब्रिटिश अब पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग थे। उनकी आर्मी आधुनिक थी, उनकी स्ट्रेटेजी भी बहुत ही पावरफुल थी। एक एक करके मराठा लीडर्स हारते गए। सिंधिया के साथ हुई ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, होलकर के साथ हुई ट्रीटी ऑफ मंदसौर। 1818 तक ब्रिटिश ने मराठा को पूरी तरीके से हरा दिया और इसी के साथ इंडिया में मराठा पावर लगभग समाप्त हो गया। पूरे इंडिया में ब्रिटिश के सामने अब कोई भी बड़ी इंडियन पावर नहीं बची थी। इसीलिए अब ब्रिटिशों की नजर पड़ती है पंजाब पर। पंजाब उस समय सिख एम्पायर के कंट्रोल में था। महाराजा रंजीत सिंह के समय सिख एम्पायर बहुत ही पावरफुल था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और ब्रिटिशर्स ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाया और शुरू किया एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 से 1846 के बीच में। सिख आर्मी बहुत ज्यादा बहादुर और डिसिप्लिन मानी जाती थी। ब्रिटिशर्स को इस वॉर में आसान जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस वॉर की इंपॉर्टेंट बैटल थी बैटल ऑफ मुदकी। कई संघर्षों के बाद सिख फोर्सेस कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। इसके बाद पंजाब पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल काफी बढ़ गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश को मिल गया। यह ब्रिटिश विक्ट्री का सिंबल बन गया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ भाईरोवाल हुई 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद भी ब्रिटिश यहीं नहीं रुके। उन्होंने पंजाब पर अपना कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए ट्रीटी ऑफ भाईरोवाल किया। इस ट्रीटी के बाद पंजाब प्रैक्टिकली ब्रिटिश सुपरविजन में आ गए थे। आगे चलकर इसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 से 1849 के बीच में। अब पंजाब में ब्रिटिश के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा था। 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू होता है। इस वॉर की सबसे फेमस बैटल थी बैटल ऑफ चिलियावाला। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इस बार कोई भी ट्रीटी नहीं होती है। अंग्रेजों ने सीधे पंजाब को एनेक्स कर लिया और पंजाब पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से भारत पर अंग्रेजों का पूरा शासन स्थापित होता है। किस तरीके से अंग्रेजों ने अलग अलग वॉर लड़ी, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट वॉर भी डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। एंग्लो नेपाल वॉर। ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुए इस संघर्ष को एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई। इसके तहत नेपाल को अपना कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। एक और इंपॉर्टेंट वॉर है एंग्लो बर्मी वॉर। ब्रिटिश और बर्मा के बीच कई वॉर हुए। इस वॉर के बाद ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ गया था। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये रहा कि असम ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। इसके बाद एंग्लो अफगान वॉर भी होता है। ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच हुए इस संघर्ष को एंग्लो अफगान वॉर कहते हैं। ब्रिटिश का मेन ऑब्जेक्टिव था अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और रशिया को रोकना। इस संघर्ष का अंत हुआ ट्रीटी ऑफ गंडमक से। ये जो ट्रीटी है ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने एक एक करके भारत की बड़ी शक्तियों को घुटने पर ला दिया और अपना शासन पूरी तरीके से स्थापित किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वॉर एंड ट्रीटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर होती है। चलिए अब बारी है टेस्ट की। बहुत अच्छे से स्टोरी के माध्यम से हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। अब इस टॉपिक से पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए टेस्ट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 1759 में लड़े गए बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस यूरोपीय शक्ति को भारत से बाहर कर दिया था? तो बैटल ऑफ बेदारा 1759 में हुआ। ब्रिटिश सेना ने डच पावर को पूरी तरीके से हरा दिया था।
जिसके बाद भारत में डच साम्राज्य का अंत हो गया था? तो डच, बी आंसर। 1741 में कोलाचेल का युद्ध त्रावणकोर के राजा और किस यूरोपीय शक्ति के बीच लड़ा गया था? तो कोलाचेल का युद्ध 1741 में भारत के इतिहास की एक बहुत ही बड़ा घटना थी, जिसमें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। तो यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस यूरोपीय शक्ति को हराया था? तो बैटल ऑफ स्वाली पुर्तगालियों के खिलाफ अंग्रेजों की बहुत बड़ी नेवल विक्ट्री थी, जिससे अंग्रेजों की धाक जम गई थी। तो पुर्तगाली। नेक्स्ट है 1760 ईस्वी में वांडीवॉश के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सर आयरकूट ने। 1763 ईस्वी में तीसरे कर्नाटिक युद्ध की समाप्ति किस प्रसिद्ध संधि के साथ हुई थी? तो वो हुई थी पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के साथ में तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। ए आंसर। 1746 में सेंट थॉमे का युद्ध या अडियार का युद्ध किस प्रमुख युद्ध का हिस्सा था? तो वो था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। बैटल ऑफ सेंट थॉमे 1746 में हुआ फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था? तो बैटल ऑफ अंबुर दूसरे कर्नाटिक वॉर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, सेकंड। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में कौन सी ऐतिहासिक संधि हुई थी? तो वो थी इलाहाबाद की संधि। बक्सर की जीत के बाद में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिससे अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे। 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी के युद्ध से ठीक पहले कौन सी संधि हुई थी? वो थी अलीनगर की संधि। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो किया था किसने? मीर जाफर ने। नवाब का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था और यही बिट्रेयल सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण बना था। 1756 में अलीनगर की संधि किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। उसके तहत ब्रिटिश कंपनी ने अवध के नवाब से कौन से 2 जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए थे? तो वो थे इलाहाबाद और कड़ा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब से छीनकर इलाहाबाद और कड़ा जिले दिए गए थे। नेक्स्ट आता है 1799 ईस्वी में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, कौन था? लॉर्ड वेलेजली। 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध में ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने किसे हराया था? किसे हराया था? हैदर अली को। 1784 में मंगलोर की संधि पर अंग्रेजों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? साइन किसने करे थे? लॉर्ड मैकार्टनी ने। नेक्स्ट आता है श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने कितने बेटे अंग्रेजों के पास बंधक रखने पड़े थे? तो कितने? 2 बेटे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई बेसिन की संधि किस युद्ध का प्रमुख कारण बनी थी? तो वो बनी थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान सिंधिया और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी ट्रीटी ऑफ सुरजी अजनगांव। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 1803 में ट्रीटी ऑफ सुरजी अजनगांव हस्ताक्षरित हुई थी। 1779 में बड़गांव की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और मराठा के बीच में। नेक्स्ट आता है 1818 में मंदसौर की संधि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार के साथ की थी? तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई थी और इसी के साथ में तीसरा एंग्लो मराठा वॉर भी एंड हुआ था। यहाँ पर होलकर, मल्हार राव होलकर द्वितीय। नेक्स्ट आता है 1782 में सालबाई की संधि में मध्यस्थता किस मराठा सरदार ने की थी? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध को खत्म करने वाली ट्रीटी ऑफ सालबाई महादजी शिंदे की मध्यस्थता में की गई थी। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1846 ईस्वी में किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो पहले एंग्लो सिख वॉर का अंत हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ में। लाहौर की संधि के तहत किस बहुमूल्य वस्तु को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? वो था कोहिनूर हीरा। अमृतसर की संधि ने किस नदी को महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच की सीमा तय किया था? तो वो था सतलज नदी। 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने सतलज नदी को ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच की बाउंड्री घोषित किया। 1845 में लड़े गए मुदकी के युद्ध का संबंध किस ऐतिहासिक संघर्ष से है? तो वो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 1838 में शाह सुजा, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी त्रिपक्षीय संधि हुई थी? वो हुई थी लाहौर की संधि। 1838 में शाह सुजा, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच लाहौर की त्रिपक्षीय संधि हुई थी। ए आंसर। 1846 ईस्वी में बोरोवाल की संधि के तहत किस ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया था?
तो ट्रीटी ऑफ भेरोवाल के तहत हेनरी लॉरेंस को, याद रखिएगा, लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया था। किसे? हेनरी लॉरेंस को। 1846 में एंग्लो नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? वो थी सुगोली की संधि। गंडमक की संधि 1879 में किस युद्ध के दौरान हस्ताक्षरित हुई थी? वो था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। लास्ट क्वेश्चन है, 1826 ईस्वी की यांडाबो की संधि के तहत अंग्रेजों को कौन सा प्रमुख क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो वो है असम। ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826 के तहत अंग्रेजों ने असम पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। यहाँ पर सी आंसर। तो फ्रेंड्स, ये ट्रीटी से रिलेटेड, हमारे यहाँ पर वॉर ट्रीटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उससे रिलेटेड क्या अभी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हैं, इतने अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है। पिछला अगर आप 10 साल उठा के देखोगे क्वेश्चंस एग्जाम के, तो आपको कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहे। उसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर्स जीएस के कोर्स में दे रखा है। इस पूरी सीरीज के जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बेटर आपको क्या है कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, लगातार इन क्वेश्चंस को हल करते रहे। आपको 100% एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चंस देखने को मिलने हैं। क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर क्लिक हो जाएगा, बट उसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर्स जीएस के कोर्स में दे रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने कंप्लीट कराएं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, और आने वाले टाइम में जो भी मैं टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ लगातार उनकी प्रैक्टिस करते रहना। रिवीजन के लिए मैंने पीडीएफ भी दी है कि आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को एनरोल कर रखा है। अगर आपने नहीं लिया है तो कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। 100 आवर्स जीएस का कोर्स 100% आपको फायदा ही देने वाला है। तो जल्दी से एनरोल करिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।